Good afternoon, all of you. And today I teach you company law. Again, new series started. एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस शब्दों से आप क्या समझते हैं? क्या कहना है? एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस के शब्दों से आप क्या समझते हैं? एक प्रोस्पेक्टस में वर्णित हसद कथनों के लिए एक कंपनी एवं उसके अधिकारियों के दायित्व का संक्षेप में वर्णन करें. What do you understand by the term prospectus of a company? First, listen the question very seriously. What do you understand by the term prospectus of a company? Discuss in brief the liability of a company and its officers for untrue statement contained in a prospectus. अब देखिए, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है. इस तरह पूछा जा सकता है. दूसरा, विवरण पत्रिका की परिभाषा एवं व्याख्या कीजिए. क्या है? विवरण पत्रिका की परिभाषा तथा व्याख्या कीजिए. इनमें किन किन बातों का समावेश आवश्यक है? एक्सप्लेन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्टस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रोस्पेक्टस. What are the essential requirements of the prospectus? Number 1, define, explain the prospectus. What are the essentials of it? Essentials of it. You have to follow this question very seriously. It will become in exam, and basically when you pass your law, that will also be important for company affairs. विवरणिका को परिभाषित कीजिए. विवरणिका के मिथ्या कथन के लिए किसका दायित्व है? इस प्रकार मिथ्या कथन के लिए सिविल तथा आपराधिक दायित्व के विस्तार की चर्चा कीजिए. यह एक महत्वपूर्ण सवाल है. इस पर क्वेश्चन का हम आपको बताएंगे. डिफाइन प्रोस्पेक्टस. व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट एंड इन प्रोस्पेक्टस? स्टेट द एक्सटेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट. डिफाइन द टर्म प्रोस्पेक्टस. डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेटमेंट मिस्टेक फ्रॉड मेड इन द प्रोस्पेक्टस. जैसे प्रोस्पेक्टस का गठन होता है, प्रोस्पेक्टस का गठन होने के बाद उसमें अनट्रू चीज़ें शामिल करके उसमें कैसे मिथ्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, मिथ्या कैसे प्रचार किया जाता है, इन पर इसी सवाल पर एक क्वेश्चन आपका बनता है. अब देखिए, प्रत्येक कंपनी को अपना व्यवहार या कारोबार चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है. अगर पूंजी है तो कंपनी चलेगी, अगर पूंजी नहीं है तो कंपनी नहीं चलेगी. आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का गठन होने का मतलब ये है कि कई लोगों के समूह के द्वारा या गठित होती है तथा इसमें कई लोग समूह के रूप में सम्मिलित होकर एक ऐसा गठन करते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के रूप में होती है और उससे धन अपना लगा के एक बड़ा रोजगार करते हैं और अपने शेयर्स के हिसाब से जो शेयर उनका बनता है उस शेयर के हिसाब से उस परसेंटेज को प्राप्त करते हैं. यह पूंजी जनता से संग्रहित की जाती है. इसमें डायरेक्ट जो है पब्लिक का इंटरफेरेंस हो सकता है, पब्लिक और प्राइवेट भी इसमें शामिल हो सकता है. इसमें दो स्रोत होते हैं, अंश शेयर्स और दूसरा ऋण. इसमें दो स्रोत होते हैं, अंश शेयर्स और दूसरा ऋण पत्र, डिबेंचर्स, ऋण पत्र. अंशों एवं शेयर ऋण पत्रों की योजना की जनसाधारण को अवगत कराना होता है. यह कार्य जिस दस्तावेज के माध्यम से किया जाता है वह विवरणिका, प्रविरण अथवा प्रोस्पेक्टस कहलाता है. कंपनी अधिनियम 2013
की धारा 25 में 2000 कंपनी अधिनियम 2013-25 में लिखा गया है कि कोई भी कंपनी जनता के अपने अंशों का ऋण पत्र हेतु आवेदन की याचिका प्रस्तावना नहीं कर सकती जब तक कि आवेदन के साथ प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया गया हो। प्राय यह देखा जाता है कि पब्लिक कंपनी को अपनी अंश पूंजी जुटाने या उसमें वृद्धि करने के लिए जनता को अंश या ऋण पत्र के लिए आमंत्रित करना पड़ता है। इसके लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 33 में यह प्रावधान किया गया है कि विवरणिका का निर्गमन किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए कोई भी आवेदन पत्र तब तक नहीं मांगा जा सकता जब तक कि विज्ञापन के साथ विवरणिका संलग्न ना हो। इस प्रकार कंपनी के व्यवहार व कारोबार के लिए अंश ऋण पत्रों के द्वारा धन संग्रहित करने के लिए विवरणिका प्रॉस्पेक्टस एक अहम दस्तावेज है। क्या है? एक अहम दस्तावेज है। परिभाषा: कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 70 धारा 2013 धारा 2 70 में सब की परिभाषा दी गई है। प्रोस्पेक्टस से प्रोस्पेक्टस के रूप में वर्णित या जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत धारा 32 में निर्णित कोई लाल हेरिंग प्रोस्पेक्टस धारा 31 में निर्दिष्ट सेल्स प्रोस्पेक्टस या ऐसे कोई सूचना परिपत्र विज्ञापन या अन्य दस्तावेज भी है जो किसी निगमित निकाय में किसी किन्हीं प्रतिभूतियों के अभिधा या क्रय के लिए जनता से प्रस्थापनी आमंत्रित करता है। इस प्रकार विवरणिका प्रविरण अथवा प्रोस्पेक्टस से अभिप्राय ऐसे परिपत्र से है जो कंपनी के द्वारा कंपनी की ओर से जनता को कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए जारी किया जाता है। इसमें उन शर्तों का उल्लेख रहता है जिनके अधीन व्यक्ति कंपनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करता है। सनगुमन राम रंगाराम या 1934 मद्रास 641 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा प्रोस्पेक्टस की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि प्रोस्पेक्टस इस प्रकार की जनता के प्रति कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय करने की अपील है। परमनाथ सन्याल बनाम काली कुमार दत्त यह 1925 कलकत्ता 714 जो एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रस्तुत मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ऐसे विज्ञापन की प्रोस्पेक्टस माना गया जिसके द्वारा जनसाधारण से कंपनी के अंश या ऋण पत्र जारी करने के प्रस्ताव किया जाता है। इस मामले में कंपनी द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया था कि कंपनी की विवरणिका की शर्तों के अनुसार कुछ अंश या ऋण पत्र सभी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं या आवेदन पत्र देकर उन्हें खरीदा जा सकता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा इसे विवरणिका अर्थात प्रोस्पेक्टस माना गया।
सद प्रोस्पेक्टस में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। लार्ज हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, सूचना परिपत्र, विज्ञापन, ऐसा ही कोई अन्य दस्तावेज। प्रोस्पेक्टस को परिभाषाओं से इसके निम्नलिखित लक्षण परिलक्षित होते हैं। यह सदैव लिखित में तो होता है, यह विज्ञापन के रूप में भी नहीं भी होता है हो सकता है। इसके द्वारा जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनता से कंपनी के लिए अंश ऋण पत्र या सावधि जमा हेतु अपील करना है। यह कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से जारी किया जाता है। प्राविरण के स्थान पर कथन, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, पब्लिक कंपनी अपने लिए पूंजी की व्यवस्था जनता के अंशों, ऋण पत्रों एवं स्थायी जमा के माध्यम से करती है। प्राइवेट कंपनियों द्वारा सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता है। पब्लिक कंपनियां द्वारा ऐसा ऋण पत्र, स्थायी जमा आदि के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है और यह कार्य प्रोस्पेक्टस के माध्यम से किया जाता है। लेकिन जब कंपनी के प्रवर्तक प्रमोटर्स कंपनी के लिए जनता के अंश, ऋण पत्र एवं स्थायी जमा की आवश्यकता नहीं समझते, उन्हें यह विश्वास होता है कि वह कंपनी के लिए पूंजी की व्यवस्था व्यक्तिगत पहुंच द्वारा लेंगे, तब ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस को जारी करना आवश्यक नहीं रह जाता। इसके लिए मात्र एक दस्तावेज तैयार करना पर्याप्त होता है, जिसे प्राविरण के स्थान पर कथन अथवा स्थानापन्न विवरणिका, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। स्थानापन्न विवरणिका का प्रोस्पेक्टस की तरह तथा अधिनियम में विहित रीति के अनुरूप होना आवश्यक है। हेनरी ब्लेयर को ओपन हर्थ फर्नेस कंपनी लिमिटेड 1914 वन चांसरी 390 के मामले में यह कहा गया कि स्थानापन्न विवरणिका में जो बातें प्रकट करनी होती हैं वह सारी बातें करीब वही हैं जो प्रोस्पेक्टस के लिए हैं। मिथ्या सूचना के लिए दायित्व भी वही है जो प्रोस्पेक्टस से संबंधित है। स्थानापन्न विवरणिका पर कंपनी के निदेशक अथवा अन्य किसी प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर होना तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है। विवरणिका में मिथ्या कथन, विवरणिका अर्थात प्रोस्पेक्टस एक वैश्विक दस्तावेज है जिस पर विश्वास करके अथवा अंश के ऋण पत्र लेते हैं अथवा पूंजी निवेश करते हैं अथवा प्रोस्पेक्टस तैयार करने वाले प्राधिकारी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वह प्रोस्पेक्टस में किसी महत्वपूर्ण बात के छिपाए नहीं, उनमें मिथ्या कथन अथवा दुरुपदेशन नहीं करें। कंपनी के अंश खरीदने वाले व्यक्तियों के साथ कपटपूर्ण सुविधा ना की जाए और उनके इस प्रकार की सहमति प्राप्त ना की जाए कि वह संविदा संकीर्णीय हो जाए। यह प्रोस्पेक्टस तैयार करने का एक स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल कहा जाता है। इस नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनी मिथ्या कथन की दोषी हो जाती है। हेंडरसन बनाम लोकान 1867 5 इक्विटी 249 के मामले में यह निर्णय या स्वर्णिम नियम की पुष्टि की गई है। हेंडरसन बनाम लोकान, इस मामले में हेंडरसन बनाम लोकान 1867 के मामले में गोल्डन रूल को प्रतिपादित किया गया और पूर्ण रूप से अपनाया गया। न्यू पासिफिक एडमिस्ट्रा कंपनी नाम मगरिच 1860 लॉ टाइम्स 651 के मामले में लॉर्ड किंडरसले द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जो व्यक्ति प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं वह जनता के प्रति यह दर्शाते हैं कि कंपनी के अंश खरीदने वाले उनके लाभ होंगे और जनता उसे प्रोस्पेक्टस में वर्णित बातों के आधार पर अंश क्रय करने हेतु प्रेरित करते हैं। उनका कर्तव्य है कि वह प्रत्येक तथ्य को प्रोस्पेक्टस में सही दर्शाएं, असत्य कथन नहीं की जाए और ना किसी तथ्य को छुपाया जाए। जनता के समक्ष कारोबार की सच्ची तस्वीर दर्शाई जाए। यह प्रोस्पेक्टस तैयार करने का स्वर्णिम नियम है।
It is the golden rule of prospectus which is enshrined according to law and the law of golden rule. मिथ्या कथन के लिए दायित्व। प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथन करने के लिए गंभीर परिणाम होते हैं। इसके लिए कंपनी का सभी लोगों का आपराधिक दायित्व होता है। पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति पाने के हकदार भी हो चाहते हैं। मिथ्या कथन के विरुद्ध पीड़ित पक्षकार को निम्नलिखित उपचार उपलब्ध है। संविदा का विखंडन। संविदा क्या होगी? शून्य मानी जाएगी। प्रोस्पेक्टस में मिथ्या कथन करने वाले पर अंश क्रय करने वाले व्यक्ति को संविदा से विखंडित करने का अधिकार मिल जाता है। वह कंपनी के विरुद्ध वाद ला सकता है, अंशों को वापस लौटा सकता है तथा अपने द्वारा संदत्त राशि को पुनः प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान नियम की धारा 18 के अधीन है। असत्य अर्थात मिथ्या कथन कई प्रकार से किए जा सकते हैं। राम स्टेट्स इन्वेस्टमेंट कंपनी 1868 सांसरी अपील 682 के मामले में प्रोस्पेक्टस में यह बताया गया था कि आधे से ज़्यादा अंश बिक चुके हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि केवल एक प्रवर्तक ने ज़्यादा अंश लेने का प्रस्ताव किया था, लेकिन कोई धन नहीं दिया गया था और अंत में केवल 2000 शब्द खरीदे 200 अंश खरीदे थे। इसे मिथ्या कथन माना गया। इस प्रकार हेंडरसन बनाम लोकान 1867 5/249 के मामले में प्रोस्पेक्टस में यह कहा गया था कि निवेशकों अथवा उनके मित्रों ने अंशों का बहुत बड़ा भाग खरीद लिया है और शेष अंश जनता के लिए प्रस्तावित है, जबकि वास्तविकता यह थी कि प्रत्येक निवेशक द्वारा केवल 10 अंश क्रय किए गए थे। इसे प्रोस्पेक्टस में असत्य कथन माना गया। मिथ्या कथन के आधार पर संविदा को विखंडित करने के निम्नलिखित बातों का साबित किया जाना आवश्यक है। कथन असत्य है, वह तथ्यों से संबंधित है, विधि से नहीं। असत्य कथन अंश क्रय करने की संविदा के लिए तात्विक है। ऐसे कथन अंशधारियों को अंश क्रय करने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु किए गए थे। अंशधारियों ने ऐसे कथनों पर विश्वास करते हुए अंश क्रय किए हैं। असत्य कथन करने वाला प्रैक्टिस कंपनी द्वारा जारी किया गया है। मिथ्या कथन के लिए सिविल दायित्व। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी की प्रतिभूति के लिए प्रोस्पेक्टस में भ्रामक कथन करता है और ऐसी स्थिति बनती है तो विश्वास करते हुए कोई अभिधान किया जाता है, इसमें हानि या नुकसान पारित हो जाता है, तो हानि या नुकसान की पूर्ति हेतु प्रतिकर का संदाय करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति उत्तरदायी होंगे। कंपनी का निदेशक, कोई प्राधिकृत व्यक्ति, संप्रवर्तक, कोई विशेषज्ञ आदि। यंग पार्थ सारथी बनाम CBI 1991 SC 1420 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ऐसे कथन मिथ्या कथन हैं जिन्हें जिस रूप या संदर्भ में प्रयोग किया गया है वह गलत है। कपटपूर्ण कथनों के लिए आपराधिक दायित्व। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 36 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 36 में कहा गया है कि जो व्यक्ति जो यह जानते हुए असावधानी पूर्वक ऐसा कोई कथन करता है या वचन या पूर्व कथन करता है तो मिथ्या प्रवंचना करने वाला भ्रामक है। किसी अन्य व्यक्ति को धन का विनिधान करने का करार करने के लिए या करार करने की स्थापना करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए किन्हीं तात्विक तत्वों को जानबूझकर छिपाता है तो उसके विरुद्ध धारा 447 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी। धारा 447 में कपटपूर्ण कार्यों के लिए न्यूनतम 6 मास अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि की कारावास तथा स्पष्ट तथा कपट में अंतर्लिखित राशि से 3 गुने तक के जुर्माने की दंड का प्रावधान किया गया। डेयरी बनाम पीक 1889 14 अपील केवल केसेज 337 के मामले में यह कहा गया है कि प्रतिकर के लिए कपट साबित किया जाना आवश्यक है और यह भी साबित किया जाना आवश्यक है जानबूझकर या कथनों की सत्यता पर विश्वास किए बिना या लापरवाही के कारण कथनों की सत्यता की जांच किए बिना ऐसे मिथ्या कथन किए गए हैं। आपराधिक दायित्व से
दो आधारों पर जांचा जा सकता है, या कि कथन धार्मिक नहीं था, उसके पास विश्वास करने का कारण था कि कथन सत्य है, और प्रॉस्पेक्टस जारी किए जाने के समय ऐसा विश्वास था। आर बनाम बशीरगंज 1936, 1 IED 586। विवरणिका के आवश्यक तत्व एवं विषय वस्तु। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 में विवरणिका की विषय वस्तु कॉन्टेंट्स से संबंधित निम्नलिखित बातें कही गई हैं। दिनांकांत, इट शुड बी डेटेड। नंबर 2 रजिस्ट्रीकरण। नंबर 3 विशेषज्ञों की राय। नंबर 4 विवरणिका पत्रिका की अनुक्रमणिका अन्य विवरण। दिनांकांत, इट शुड बी डेटेड। प्रत्येक विवरणिका पत्रिका पर दिनांक या तिथि अंकित होना आवश्यक है, ताकि उसका प्रकाश किस दिन हुआ इस विषय में निश्चित जानकारी प्राप्त हो सके। रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन। प्रत्येक पत्रिका का रजिस्ट्रेशन कारण जानना आवश्यक होता है। विशेषज्ञों की राय, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। यदि किसी कंपनी की विवरण पत्रिका में कोई ऐसा कथन है जो विशेषज्ञ की राय के समान है, तो उस पर विशेषज्ञ की लिखित सहमति प्राप्त करना कंपनी के लिए आवश्यक होगा, तथा उसे इस कथन का स्पष्ट उल्लेख अपनी विवरणिका पत्रिका में करना होगा। विवरणिका पत्रिका की अनुक्रमणिका, इंडेक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी की विवरणिका पत्रिका में उन सभी बातों का उल्लेख होना आवश्यक है जो अधिनियम की धारा 26 में निर्दिष्ट है। इनमें इन सभी बातों का समावेश है जिनका उल्लेख कंपनी द्वारा अपनी विवरण पत्रिका में किया जाना आवश्यक है। अन्य विवरण पत्रिका में दी जाने वाली अन्य जानकारी नियमानुसार है। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम, पते, व्यवसाय एवं उनके द्वारा प्रदर्शित अंशों की संख्या तथा कंपनी के मुख्य उद्देश्य। यदि विवरण पत्रिका का प्रकाशन समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में किया गया हो तो उस दशा में यह ब्यौरा देना आवश्यक नहीं होगा। कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अंशों की संख्या तथा अंशधारियों को कंपनी की संपत्ति का लाभ से होने वाली रहित कंपनी के मोचनीय अंशों, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की संख्या तथा उनके मोचन, रिडम्पशन की तिथि और सूचना, निदेशकों का प्रस्तावित प्रबंध, निदेशकों के नाम, पते, व्यवसाय विवरण। यदि अंशों को जनसाधारण निर्गमित का प्रस्ताव हो तो न्यूनतम अभिधान राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए जो कंपनी द्वारा व्यापार आरंभ करने के लिए जुटाई जाना आवश्यक है। अभिधान सूची, सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने की तिथि, प्रत्येक अंश के आवेदन पर एक आवंटन के समय अदा की जाने वाली राशि। यदि अंशों का आवंटन दोबारा किया जा रहा हो तो वह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि आवंटन करने की 2 वर्षों की अवधि में कितनी राशि के अंश निर्गमित किए गए और उनकी संख्या कितनी भी और कितनी राशि के अंशों का आवंटन हुआ था। यदि किसी व्यक्ति को अंशों के क्रय में विशेष प्राथमिकता दी गई हो तो उसका अथवा उसे दिया गया किसी विकल्प का उल्लेख। ऐसे अंशों का ऋण पत्रों की संख्या जिन्हें पिछले 2 वर्षों की अवधि में नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए जारी किया गया हो। अब I have discussed the today's question which is in front of you. What do you understand by the term prospectus of a company? Discuss in brief the liability of a company and its officers of untrue statement contained and in a prospectus. Define and explain prospectus. What are the essential requirements of prospectus? You have to listen to this question, and this question is very much important for your exam. Thanks all of you. God bless you.